तो आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है नोड जेएस। आज हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं कि नोड जेएस क्या है और किस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह से नोड जेएस को रन करते हैं हम, और एक सर्वर छोटा सा किस तरह से बनता है नोड जेएस के ऊपर। इसके काफी सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज। और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम एक्सप्रेस को पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे। फिर उन माइक्रो सर्विसेज को हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, तो हमारा एक कंप्लीट बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा वेब एप्लीकेशन के लिए। सो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि नोड जेएस क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, सेटअप किस तरह से करते हैं एक नोड जेएस को अपनी मशीन के ऊपर, और पहली नोड जेएस की स्क्रिप्ट कैसे रन करते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम देख रहे हैं। तो नोड जेएस is a JavaScript runtime built on Chrome version 8 engine. It allows JavaScript to run outside the browser और enable server side development. देखें, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो सर्वर साइड भी है और क्लाइंट साइड भी है। अब तक जितनी भी जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी है, हमने जावास्क्रिप्ट को कोर पढ़ा, उसके बाद हमने रिएक्ट को पढ़ा। तो ये दोनों जावास्क्रिप्ट जो हमने पढ़ी वो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट थी, कि जो ब्राउजर पे चल सकती है, ब्राउजर के बाहर उसका कोई काम नहीं है। बट नोड जेएस एक वो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है जो कि क्रोम वर्जन 8 इंजन के साथ इसको बनाया गया, और ये आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करने का मौका देता है। ठीक है, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। तो नोड जेएस ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि आपका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको देख भी सकते हो कि किस तरह से नोड जेएस बनी हुई है। आप उसको एडिट भी कर सकते हो और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो ओपन सोर्स की डेफिनेशन है उसको समझने के लिए हम अगर नोड जेएस का सोर्स कोड देखना चाहें तो आपको गिटहब के ऊपर एक लिंक मिल जाएगा। ये देखिए, ये नोड जेएस का सोर्स कोड है। अगर आप इसको विजिट करते हैं गिटहब के ऊपर तो आपको इसका सोर्स कोड नजर आएगा। देखिए, ये पूरी वो एक रेपो है जिसके ऊपर सारा कोड मौजूद है। नोड जेएस का 53 ब्रांचेस की बनी हुई है, इतने टैग्स हैं। ठीक है जी। और ये मेन हमारा इसकी ब्रांच है। बहुत सारी और ब्रांचेस हैं डिफरेंट वर्जन की, लोगों की अपनी बनाई हुई होंगी। आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, आप पुल रिक्वेस्ट दे सकते हो और इस तरह की चीजें, सब कुछ इसके अंदर पॉसिबल है। जिस तरह ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होते हैं कि सोर्स कोड उनका अवेलेबल है फ्री। इसी तरह ही क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म है। जब आप नोड जेएस को इंस्टॉल करोगे तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नोड जेएस को इंस्टॉल कर सकते हो और उसकी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह जावा एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन लैंग्वेज है, आप जावा को भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ओपन सोर्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ व्हाई वाज इट क्रिएटेड, क्या जरूरत थी भाई नोड जेएस बनाने की जबकि अपाची मौजूद था वेब सर्वर के तौर पे। ठीक है, और जो है आईएएस सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का मौजूद है। फिर उनकी लैंग्वेजेस अपाची के ऊपर तो बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस चल जाती है, जावा भी चल रही है, पीएचपी भी चल रही है, और भी सी लैंग्वेज भी चल रही है। इसी तरह आईएएस के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की अपनी लैंग्वेजेस चल रही हैं। तो रीजन क्या थी कि नोड जेएस बनाया? इसको बनाया एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस इशू सॉल्व करने के लिए जो कि वेब सर्वर के साथ रहता था। पहला है नॉन ब्लॉकिंग आईओ। ठीक है, ऐसा इनपुट आउटपुट जो एसिंक्रोनियस कोड को रन कर सके, बजाय इसके कि सिंक्रोनियस कोड हो। हम इसको जो है वो प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ब्लॉकिंग कोड और नॉन ब्लॉकिंग कोड क्या होता है। हम वैसे इसको रिएक्ट के अंदर काफी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने फैच एपीआई पढ़ा था तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से एक थ्रेड जो है वो मेन थ्रेड से बाहर चला जाता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है ना, हमेशा एक ही थ्रेड चल रहा होता है। तो ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके आपको मौका मिलता है नॉन ब्लॉकिंग आईओ लिखने का। मीनिंग इट डज नॉट वेट फॉर द टास्क। मतलब होगा ये कि होता नॉर्मली ये कि भाई सर्वर को कई सारे काम करने होते हैं। तो ट्रेडिशनल सर्वर्स के साथ मसला ये है कि जब एक रिक्वेस्ट आई हुई है और उसी रिक्वेस्ट के अंदर अगर दूसरी रिक्वेस्ट आ गई है, तो जब तक पहले रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं किया जाएगा दूसरी को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। तो जावास्क्रिप्ट ने ये वाला मसला एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के जरिए हल कर दिया है। वहां पर मल्टी थ्रेडिंग होती है इस काम के लिए, जो कि एक खासा बड़ा लोड है मशीन के ऊपर। यहाँ पर जो है वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के जरिए काम किया जाता है कि अगर एक टास्क अभी चल रहा है और दूसरा टास्क आ गया तो उसको एसिंक्रोनस कॉल देके आप साइमल्टेनियसली रन कर सकते हो। तो इससे पहले कि पहला वाला टास्क कंप्लीट हो, दूसरा वाला पहले ही कंप्लीट होके आगे बढ़ जाएगा। इससे एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है इसके अंदर। इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल थ्रेड लाइक ट्रेडिशनल सर्वर,
Node.js operates on a single threaded event loop, allowing to handle thousands of connections simultaneously. ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इसका इवेंट लूप एक ही है, और इसके अंदर फिर जितनी भी एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट आती रहती हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट को साइमल्टेनियसली रन कर सकता है। लाइट वेट है, स्केलेबल है, परफेक्ट फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग हाई कॉन्करेंसी एंड रियल टाइम डेटा एक्सचेंज। तो जो बड़ी एप्लीकेशंस हैं जिनको रियल टाइम डेटा एक्सचेंज चाहिए, बहुत हाई कॉन्करेंसी काम करना होता है रियल टाइम पे, तो उनके लिए बड़ी जबरदस्त चीज इन्होंने बनाकर दी कि स्केलेबल है बहुत ज्यादा, ठीक है, और बहुत लाइट वेट है, जावास्क्रिप्ट है। तो कोई बहुत बड़े ऑब्जेक्ट इसके ऐसे नहीं होते जो सर्वर के ऊपर रन हो रहे हो, और बहुत लाइट वेट है सर्वर के लिए, और काम वही सारा मिल जाता है जो दीगर वेब सर्वर्स कर रहे होते हैं। कहाँ इस्तेमाल होता है नोड जेएस? तो फॉर दोज जो मतलब इस चीज़ों से ताल्लुक नहीं रखते अभी तक आईटी में, कि जो है वो वेब सर्वर क्या करते हैं, उनके लिए ये वाली साइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो नोड जेएस बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस में, जैसा कि वेब सर्वर और एपीआई बनाने के लिए, रेस्टफुल एपीआईज बैकएंड सर्वर के लिए बहुत जबरदस्त है, हम भी पढ़ेंगे। एक्सप्रेस जेएस के एक छोटा सा फ्रेमवर्क है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम भी वेब एपीआईज बनाएंगे। रियल टाइम एप्लीकेशन जहां पर आपको ब्रॉडकास्टिंग करनी होती है मैसेजेस की, ठीक है, मैसेज क्यूइंग सर्विस बनाने होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बड़ा आइडियल है ये। लाइव नोटिफिकेशन भेजना, कोलेबरेटिव टूल्स है लाइक स्लैक है, व्हाट्सएप वेब है, ये सारी चीजें, इनके पीछे भी नोड जेएस इस्तेमाल हो रहा है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, जैसे कि नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी, ऊबर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो नोड जेएस को इस्तेमाल कर रही हैं अपने स्केलेबल माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को रन करने के लिए। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर खुद एक बहुत बड़ी डिस्कशन है जो हम इंशाल्लाह आगे क्लासों में कर रहे होंगे, बट अभी मैं आपको ये बताऊं, आसान लफ्जों में आप ये कह सकते हो कि एक सर्विस हमने बनाई और वो सिर्फ एक ही काम कर रही है। तो दुनिया भर की जितनी भी हमारे फ्रंट एंड्स हैं उस सर्विस को इस्तेमाल करने वाले, वो एक सर्विस उनको एक ही चीज प्रोवाइड कर रही है। इसका फायदा क्या होता है कि जब एक बंदा एक ही काम कर रहा होता है मुस्तकिल, तो एक तो वो एफिशिएंट हो जाता है, दूसरा उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आती, तीसरा जो है वो उस पर लोड नहीं होता कि उसने किसी और चीज को टच ही नहीं करना जिससे एक ही काम कर, ठीक है। और फिर जो हमारा सॉल्यूशन है, जो क्लाउड प्रोवाइडर है, वो बड़े अच्छे टूल्स देते हैं इसके लिए कि आप ऑर्केस्ट्रेशन कर लो माइक्रो सर्विसेज की, मतलब इनको इस तरह से अरेंज कर लो कि अगर लोड आ भी जाए तो उस माइक्रो सर्विस का एक और क्लोन बन जाए और वो डील कर ले उसको, ठीक है। तो ये हम जो है वो काफका और कुबरनेटीज को जब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे एडब्ल्यूएस के साथ, तब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम। आईओटी और हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं ये नोड जेएस के छोटे छोटे से जो है वो इंस्टेंस। और सर्वरलेस कंप्यूटिंग लाइक एडब्ल्यूएस लैम्डा, गूगल क्लाउड फंक्शन, ये सारे सर्वरलेस कंप्यूटिंग कहलाते हैं, कि जहां पर बस एक फंक्शन होता है और वो एक काम कर देता है, उसमें कोई सर्वर की इन्वॉल्वमेंट, मतलब वो इस तरह से आपको भी ट्रीट करते हैं कि सर्वर कुछ था ही नहीं, बस एक मेथड था, आपने उसे कॉल किया और उसने आपका काम कर दिया। तो एडब्ल्यूएस लैम्डा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, नोड के साथ। सो डिफरेंस क्या है ब्राउजर बेस्ड जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस के अंदर? है तो दोनों जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहला फीचर एनवायरनमेंट है, तो ब्राउजर बेस्ड जावास्क्रिप्ट ब्राउजर भी चलती है, और जो नोड जेएस है वो आउटसाइड द ब्राउजर भी रन होता है, ठीक है। इसी तरह एपीआईज, मतलब उनकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है? तो जो हमारा ब्राउजर है उसका एक्सेस सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो हमारा एचटीएमएल का पेज होता है उसमें होता है, या विंडो पर होता है, या ब्राउजर की जो अपनी एपीआईज है वहीं तक इसका रोल होता है। इससे ज्यादा ये कुछ काम नहीं कर सकता। मतलब जावास्क्रिप्ट जो हमारी क्लाइंट साइड है उसकी बेस पे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई बात नहीं कर सकते, ठीक है। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो ब्राउजर नहीं कर सकता हो, ठीक है, हम सिर्फ ब्राउजर तक महदूद होते हैं। जबकि अगर हम नोड जेएस की बात करें तो नोड जेएस के पास एक्सेस है फाइल सिस्टम का, आप फाइल राइटिंग कर सकते हो, फाइल रीडिंग कर सकते हो, आपके नेटवर्क का एक्सेस है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी जो है वो फंक्शनैलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हो, और प्रोसेस मैनेजमेंट भी नोड जेएस के जरिए कर सकते हो अपने जो आपका पीसी है उसकी, ठीक है। एग्जीक्यूशन इंजन, तो जो हमारा नोड जेएस है उसका एग्जीक्यूशन इंजन जो है वो वी8 इंजन है, इंडिपेंडेंटली चलता है। जबकि जावास्क्रिप्ट जो ब्राउजर बेस्ड जावास्क्रिप्ट है, अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो तो वी8 के अंदर ही यूज हो रहा है, बट ब्राउजर की बेस पे, ब्राउजर से बाहर नहीं। यूज केस क्या है?
तो नोड जेएस बैकएंड डेवलपमेंट के इस्तेमाल होती है, एपीआईज बनाने के लिए, सीएलआई टूल बनाने के लिए, कोई यूटिलिटी बनानी है आपने, वो आप बना सकते हैं। जबकि जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ी हुई है उसके ऊपर हम फ्रंट एंड बनाते हैं, यूआई बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल्स की बात करें तो नोड जेएस के अंदर जो कॉमन जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स हैं वो सब इस्तेमाल होते हैं, और ECMAScript के मॉड्यूल भी इस्तेमाल होते हैं रिक्वायर करके। जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सिर्फ ECMAScript के मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकते थे जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। कहाँ पर इस वक्त नोड जेएस बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, जो बड़े जाइंट हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं नोड जेएस को, उनमें नेटफ्लिक्स है, गोरेडी है, ट्रेलो है, उबर है, वॉलमार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट खुद है, लिंक्डइन है, पेपाल है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो नोड जेएस का इस्तेमाल कर रही है अपनी सर्विसेज को रन करने के लिए। इंस्टॉल कैसे करते हैं नोड जेएस को? तो देखिए, नोड जेएस की वेबसाइट है node.js.org, आप उस पर जाएंगे तो डाउनलोड के लिंक पे चले जाएं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आपको डाउनलोड का लिंक दे देगा। यहाँ पर आप नोड जेएस को डाउनलोड करने के लिए, अगर आप विंडोज पर है तो एमएसआई फाइल डाउनलोड कर लें, अगर आप लिनक्स वगैरह पर है तो आप यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चेक कर लें, लिनक्स है, मैक ओएस है, आपको जो अपने पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, इसको इंस्टॉलर आएगा, आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके वेरीफाई करते हुए डाउनलोड कर लें। अब आपने जब डाउनलोड कर लिया नोड जेएस को, तो आपने वेरीफाई करना है कि नोड जेएस की इंस्टॉलेशन हमारे पास हो गई है या नहीं। तो आप सीएमडी पर जाएं, अगर आप मैक ओएस पर हैं तो आप टर्मिनल पे चले जाएं, लिनक्स पे तो टर्मिनल पे चले जाएं। यहाँ पर हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है सीएमडी, विंडोज के ऊपर या पावर शेल पे भी आता है। यहाँ जाकर आप लिखें नोड डैश वी, तो यहाँ पर देखें नोड का वर्जन हमें नजर आ रहा है। मेरे पास 22.12 इंस्टॉल है, इस वक्त जो लेटेस्ट है वो 22.14 है, ठीक। तो ये थोड़ा सा बैकवर्ड, बट फाइन, वी कैन अपडेट इट। और एक और चीज आप चेक कर लें, एनपीएम डैश वी, एनपीएम का वर्जन भी चेक कर लें कि एनपीएम भी इंस्टॉल है या नहीं। तो देखिए, नोड हमारे पास इंस्टॉल्ड है, और नोड इंस्टॉलेशन हमने चेक कर ली, ठीक है। आप लेटेस्ट नोड जेएस इंस्टॉल कर लें अपने पास, और उसके बाद आप उसको चेक कर लें कि हमारे पास इंस्टॉलेशन कंफर्म हो गई है, ठीक है। अच्छा, नोड इंस्टॉल करने के बाद जो एनपीएम है इसका थोड़ा तस्करा कर ले। ये नोड पैकेज मैनेजर कहलाता है। इट इज अ टूल दैट कम्स विद नोड जेएस एंड यूज टू इंस्टॉल, मैनेज एंड शेयर जावास्क्रिप्ट पैकेजेस। जावास्क्रिप्ट की जितनी भी लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज है वो सब एनपीएम के साथ आपको मिल जाती हैं। पैकेज मैनेजर है, बड़ा आसान कर देता है आपके लिए काम। इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री। एनपीएम के पास लोग अपने अपने जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल रजिस्टर कराते जाते हैं। सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री है वो एनपीएम है, ठीक है। इसके जरिए आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, जैसा कि इसमें इंस्टॉल पैकेज है, एनपीएम इंस्टॉल करके हम लिखते हैं। अब उसके बाद फिर हमें जो पैकेज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मोंगो डीबी पे काम करना है तो हम मोंगो को इंस्टॉल कर देंगे, मोंगोज करके इसका एक पैकेज है। इसी तरह अगर हमें माइक्रो सर्विसेज बनानी है तो एक्सप्रेस का इस्तेमाल करेंगे हम। इसी तरह हमें अगर फ्रंट एंड बनाना होता है तो हम रिएक्ट को क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं तो वो एक रिएक्ट ऐप बना देता है। इसी तरह अगर हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना है तो डॉट ई का एक पैकेज इंस्टॉल होता है यहाँ पर नोड जेएस के अंदर, वो हम इस्तेमाल करते हैं। डिपेंडेंसीज मैनेज करने के लिए पैकेज जेसन की एक फाइल होती है हमारे पास एनपीएम में, ठीक है। इसका काम यही, एनपीएम का ये पैकेज मैनेजर है, तो ये डिपेंडेंसी भी मैनेज करता है सारी, ठीक है। ये पैकेज और जेसन पड़ी होती है। स्क्रिप्ट रन करनी है, एनपीएम स्टार्ट, एनपीएम टेस्ट, ये भी इसी का काम है। और वर्जन कंट्रोलिंग भी ये करता है ताकि इस प्रोजेक्ट की कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। इसी तरह अब जब हम एनपीएम की बात कर रहे हैं तो एनपीएम की कुछ बेसिक कमांड्स हैं, जैसा कि एनपीएम इनिट वाई, इनिट डैश वाई। ये कमांड क्या करती है? ये इनिशियलाइज कर देती है किसी भी नोड के प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि एनपीएम क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट, तो वो रिएक्ट, वो जो हम रिएक्ट ऐप बनाते हैं उससे वो रिएक्ट की एप्लीकेशन बना देता है जो कि फ्रंट एंड के लिए हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर हमें एक नोड का प्रोजेक्ट बनाना है तो हम इस्तेमाल करते हैं एनपीएम इनिट डैश वाई। तो ये पैकेज डॉट जेसन की एक फाइल क्रिएट कर देता है नोड के किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो रिएक्ट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो नेक्स्ट का प्रोजेक्ट हो, या वो किसी और फ्रेमवर्क के ऊपर आप काम करें। पैकेज डॉट जेसन जो है वो बेसिक मैनिफेस्ट फाइल होती है, इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। तो एनपीएम का इनिट वाला फंक्शन आज हम देखेंगे। एनपीएम इंस्टॉल हम पहले भी देख चुके हैं। एनपीएम इंस्टॉल हम पैकेज का नाम देते हैं, वो इंस्टॉल कर देता है पैकेज को। अगर ग्लोबली इंस्टॉल करना हो तो डैश जी लगा के इंस्टॉल करना है। और एनपीएम लिस्ट से ये दिखाता है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमारे पास इंस्टॉल्ड है। तो
एक चीज होती है रेपल, ये भी मैंने सोचा डिस्कस कर लें, है तो बहुत बेसिक सी बात कि अगर नोड आपके पास स्टॉल है तो आप रीड, इवेलुएट और प्रिंट लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं नोड के अंदर। देखें कैसे, आप ये सीएमडी पर है, आप यहाँ अगर लिखें नोड और एंटर दबा दें तो बेसिकली अब आप नोड जेएस के अंदर है, इस वक्त आप नोड के शेल में हैं, ठीक है, शेल समझ लें आप इसको। ये कहलाता है यहाँ पर REPL, रेपल कहते हैं लोग इसको, ठीक है, रीड, इवेलुएट देन प्रिंट। क्या मतलब है इस बात का कि यहाँ पर आप कंसोल स्क्रीन की तरह जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं। मतलब 2+2 आप करेंगे तो देखिए आंसर 4 आ गया। क्या हुआ, इसने 2+2 को रीड किया, इवेलुएट किया और प्रिंट भी कर दिया कि ये 4 है। और लूप से मुराद ये होता है कि फिर वहीं आ गया कि अब अगले अगली स्टेटमेंट दे दे आप मुझे। अब ये लूप चलता रहेगा अंटिल मैं इस रेपल को बंद ना करूं या इस शेयर को मैं बंद ना कर दूं, कंट्रोल C करके जो हम बंद कर। ठीक है, कंट्रोल C दबाया, उसने एक बार पूछा कंफर्मेशन और फिर मैंने कंट्रोल C दबाया तो बंद हो गया ये मेरा नोड का रेपल। ठीक है, मैं दोबारा से इसको ऑन कर लेता हूँ, मैंने कहा जी नोड। अब यहाँ पर हम अपनी जावास्क्रिप्ट जिस तरह लिखते थे बिल्कुल उसी तरह लिख सकते हैं, जो जावास्क्रिप्ट आपका दिल चाहे। लेट्स से मैं कहता हूँ भाई कॉन्स्टेंट a इज इक्वल टू 5, तो इससे एक 5 वेरिएबल बन गया। अब अगर मैं कहता हूँ a, तो देखें a की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, कंसोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये खुद कंसोल स्क्रीन है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई लेट्स से जावास्क्रिप्ट का और कोड लिखना चाहते हैं तो कॉन्स्टेंट एरे इज इक्वल्स टू, मैंने एक एरे बना लिया 2,6,3, इस तरह से एक एरे बन जाएगा। ठीक है, देखें एरे बन गया। मैंने ARR को प्रिंट करता हूँ, देखिए प्रिंट। अब इसी तरह इस एरे के साथ कोई काम करना है तो आप फॉर एग्जांपल एरे डॉट मैप, हमने काफी पढ़ा है मैप को, तो लेट से मैंने कहा मैप को मैंने कह दिया नम के अंदर रखते हैं। और हमने कहा करेगा क्या, ये करेगा ये कि ये नम मल्टीप्लाई बाय 2 प्रिंट करते हैं। तो देखें उसने पूरी एरे को मल्टीप्लाई बाय 2 करके प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये मैपिंग चल गई। तो ये आपका REPL जो रेपल है ये कहलाता है कि ये जो है रीड, इवेलुएट, प्रिंट एंड लूप। तो ये बेसिकली शेल की तरह काम करता है नोड के अंदर। ये नोड का सर्वर इस वक्त चल रहा है, आप यहाँ पर नोड लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको, अच्छा यहाँ क्लियर नहीं चलता है, एग्जिट करना होता है आपने, एग्जिट कंट्रोल C करके। ठीक, अच्छा। सो पहला प्रोजेक्ट हमने अपना सेटअप करना है रिएक्ट का। तो हम पहला प्रोजेक्ट अपना सेटअप कर लेते हैं। किस तरह से सेटअप करेंगे रिएक्ट का पहला प्रोजेक्ट? सबसे पहले आप अपने लिए कोई फोल्डर बना लें और उस फोल्डर में फिर आप आ जाए। मैं इसको फिलहाल के लिए बंद करता हूँ और हम इसको VS कोड में बना लेते हैं। VS कोड पे आ गए हम। ठीक है जी, तो हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है तो हम एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं, अपनी ड्राइव में आ जाते हैं, जैसे डी ड्राइव के अंदर। और मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया नोड, और उसके अंदर आके अब यहाँ पर मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर फाइल फोल्डर का नाम दूँ तो मैं कहता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मेरा फोल्डर है, इसको ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, देखिए इस फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है। अब हम टर्मिनल पे चलते हैं और टर्मिनल पे जाके आप लिखेंगे कमांड npm init y, npm नोड पैकेज मैनेजर इनिशियलाइज करो -y को, मतलब ये नोड का प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। तो देखिए इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एक पैकेज जेसन की फाइल बना। इस फाइल को देख लेते हैं। ठीक, देखिए ये फाइल क्या है, ये फाइल बता रही है कि ये एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम है फर्स्ट प्रोजेक्ट, वर्जन इसका 1.0 है, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है। और इसकी मेन फाइल जो इंडेक्स डॉट जेएस होगी, मतलब इसका जो एंट्री पॉइंट है वो इंडेक्स डॉट जेएस होगा। और बाकी इसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, मतलब ऑथर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, लाइसेंसिंग हो सकती है, कोई कीवर्ड हो सकते हैं। बट ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इसका एंट्री पॉइंट है। और इसका टाइप इसकी क्या है, कॉमन जावास्क्रिप्ट, ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, ब्राउजर बेस्ड जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर हम पहली अपनी एंट्री फाइल बनाएंगे जिसको हम एंट्री पॉइंट कहते हैं इंडेक्स डॉट जेएस। तो हमने यहाँ पर एक फाइल बनाई इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, ये इंडेक्स डॉट जेएस है। जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे ये वाली फाइल रन हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो इसको रन करने के लिए आप इसमें कुछ भी लिख लें, मतलब कोई काम आपने करवाना है अगर, तो इसकी जो कंसोल स्क्रीन है नोड की वो यहाँ होगी। ये ब्राउजर से बाहर ही चलेगा, यहीं पे चल जाएगा, यही इसकी कंसोल स्क्रीन होगी जब हम रन करेंगे। तो अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिख देते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आवर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑन
नोड जेएस। ठीक है भाई, लिख के सेव किया। अब देखें हम उस प्रोजेक्ट के अंदर हैं, उसी फोल्डर में है, और अब हम इसको रन करेंगे। रन करने का क्या तरीका है, आप लिखेंगे नोड और फिर आप फाइल का नाम बता देंगे जिसको आपने रन करना है, इंडेक्स डॉट जेएस। एंटर किया तो देखिए इस फाइल ने रन होकर कंसोल पे लिख दिया, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आवर फर्स्ट एप्लीकेशन नोड जेएस। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, इतना सिंपल सा काम है। अब ये जावास्क्रिप्ट है, आप जहाँ जो दिल चाहे करें। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर लेट से एक वेरिएबल ले लें, कांस्टेंट a इज इक्वल्स टू 5, और फिर आप जो है वो कंसोल कर लें a को, तो ये उसको भी रन कर देगा। ठीक है, मैं अगर इसको दोबारा रन करता हूँ तो देखिए पहले लाइन में उसने कंसोल किया नोड जेएस को, और दूसरी लाइन में उसने 5 आंसर दिया। तो दिस इज वेरी सिंपल, दैट्स हाउ यू क्रिएट योर फर्स्ट नोड जेएस एप्लीकेशन। किसी के जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर वो क्रिएट करने की क्या कमांड? अच्छा, नोड जेएस के आप जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप सबसे पहले तो अपने फोल्डर में आ जाए, जो भी आपका फोल्डर है। अब अगर आप चाहते हैं फोल्डर सीएमडी से बनाना तो MKDIR करके मतलब एक डायरेक्टरी कर लें और फिर फोल्डर के अंदर आ जाए आप, या फिर अगर VS कोड से बना रहे हैं आप, विंडोज के अंदर अपना फोल्डर बना ले और फिर वहां आप आकर सिर्फ एक कमांड आपने लिखनी है, वो है npm init y। ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर इनिशियलाइज डैश वाई। वाई का मतलब ये है कि हम एक नया नोड प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक, तो वो नोड पैकेज जेसन की एक फाइल बना देता है। अब आप इसके बराबर में जो जो भी फाइल आप चाहे जावास्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ बनाकर रन कर सकते हैं। मतलब सिर्फ इंडेक्स डॉट जेएस नहीं, इंडेक्स डॉट जेएस तो खैर इसकी अपनी जो है वो एंट्री पॉइंट है। अगर आप कोई और फाइल बनाना चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी मैथ डॉट जेएस, देखिए मैथ डॉट जेएस भी बन गई। अगर इसके अंदर मैं लिख दूँ लेट से लेट ए इक्वल्स टू 77 एंड कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा ए मल्टीप्लाई बाई 2। अगर इस फाइल को मैं रन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड और फिर मैं कहूंगा मैथ डॉट जेएस, तो ये इसको भी रन कर देगा। ठीक, सर नोड जो है बेसिकली हम एपीआईज के लिए यूज करेंगे। हम अपनी जो एप्लीके वेबसाइट हम बना रहे हैं उस वेबसाइट का बैकएंड जो है वो हम नोड पे बनाएंगे। तो यस, क्योंकि हम एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें माइक्रो सर्विसेज का इस्तेमाल हो, तो हम नोड के ऊपर माइक्रो सर्विसेज डिजाइन करें। अच्छा जी, 3 मिनट है अभी इस वाली स्लाइड के, तो मैं आर्किटेक्चर भी डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अ, ये सीखेंगे कि सर्वर किस तरह से काम करता है, थोड़ा सा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को समझेंगे। तो हो क्या रहा है कि भाई, understanding Node.js architecture. Node.js is designed to handle multiple requests efficiently using single-threaded, non-blocking model, IO model. Unlike traditional multi-threaded server, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की, कि Node.js एक सिंगल थ्रेड पे काम करता है, तो इसकी वजह से ये कॉन्करेंट बहुत ज्यादा कनेक्शंस को हैंडल कर सकता है। और वजह इसकी है कि जो इसका इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है वो ये काम कर रहा होता है। तो किस तरह से ये काम चल रहा है कि एक रिक्वेस्ट आई, फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस से डेटा लाना है, तो नोड जेएस कुछ टाइम कंज्यूमिंग टास्क उसको असाइन कर देता है कि भाई इतनी देर में ये काम हो जाएगा, तो इवेंट लूप की तरफ ये काम चला जाता है। इवेंट लूप हर वक्त ये काम कर रहा है, इवेंट लूप कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूटिंग अदर टास्क वाइल वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। अब जैसे अगर इवेंट लूप के पास आया कि यार डेटाबेस से डेटा लेके आना है, तो वो डेटाबेस से डेटा लेने के लिए उसने रिक्वेस्ट जनरेट कर दी और अपने कामों में वो मसरूफ है। जब रिस्पॉन्स आएगा तो वो रिप्लाई कर देगी। ठीक है, once the response is ready, जैसे रिस्पॉन्स आया, नोड जेएस प्रोसेस इट एंड सेंड बैक टू द क्लाइंट। तो इस तरह से इवेंट लूप काम कर रहा है। इसका इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पूरा एक सिंगल थ्रेड के अंदर रन हो रहा है।